महविश फर्टिलिटी क्लिनिक के वेटिंग रूम की एक कोने में खामोश बैठी थी। उसके कपकपाते हाथों में मेडिकल रिपोर्ट्स का लिफाफा था, जिसे वो बार बार मजबूती से पकड़ लेती। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने ही सीने का शोर सुनाई दे रहा था। कई सालों के इंतजार, दुआओं और उम्मीदों की कैफियत के बाद आज बिलाखिर उसका डॉक्टर के साथ एक इंतहाई अहम अपॉइंटमेंट था। हर लम्हा एक सदी की तरह गुजर रहा था। अचानक नर्स ने उसका नाम पुकारा, महविश। महविश ने एक लंबा गहरा सांस लिया, अपने हवासों को मुश्तमल किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गई। डॉक्टर ने अपने चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट सजाए हुए उसे बैठने का इशारा किया और महविश की दी हुई रिपोर्ट्स को बगौर देखना शुरू किया। कमरे में एक अजीब सा पिन ड्रॉप साइलेंस था, जिसमें महविश की सांसें जम सी गई थी। चंद गंभीर लम्हों के बाद डॉक्टर ने उसे मुस्कुराते हुए अपने चश्मे को नीचे किया और खुशगवार लहजे में बोली, मुबारक हो महविश, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल मुस्बित हैं। आप 6 हफ्ते की हामिला हैं। ये अल्फाज महविश के लिए किसी मोर्चे से कम न थे। इन अल्फाजों का कानों तक पहुंचना था कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बेसाख्ता छलक पड़े। उसकी जबान से लफ्ज निकलना बंद हो गए और खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए, हिचकिचाते हुए और बेयकीनी के आलम में दोबारा पूछा, डॉक्टर साहिबा, क्या ये वाकई में सच है? मैं माँ बनने वाली हूँ? डॉक्टर ने शफकत से उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, जी बिल्कुल, ये 100% सच है। लेकिन महविश, चूंकि इस लम्हे तक पहुंचने के लिए आपने एक लंबा सफर तय किया है, इसलिए ये आपकी बहुत ही कीमती प्रेशियस प्रेगनेंसी है। आपको अपनी सेहत, खुराक और रोजमर्रा की हर एक सरगर्मी का हद से ज्यादा ख्याल रखना होगा। किसी भी किस्म के तनाव या भारी काम से बचना होगा। मैं अपनी असिस्टेंट को बोलती हूँ, वो आपको हर एहतियात दवाई के बारे में तफसील से गाइड कर देगी। महविश डॉक्टर का शुक्रिया अदा करके असिस्टेंट के साथ दूसरे रूम में चली गई, जहाँ उसे उठने, बैठने, सफ़र करने, खुराक और हर छोटी बड़ी एहतियात के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। ये तमाम ज़रूरी हिदायत और अद्वियात का नुस्खा अपने साथ ही महविश जब क्लिनिक से बाहर निकली तो उसके दिल में एक अनोखा सुकून और चेहरे पे तशक्कुर का नूर था। वो हल्के कदमों से गाड़ी में जा बैठी, एक गहरी पुरसुकून सांस के साथ घर की तरफ रवाना हो गई। वह भी रास्ते में ही थी कि उसकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसके शौहर आरिस का नाम जगमगा रहा था। उसने स्टीयरिंग पर लगे बटन से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ आरिस की बेचैन और फिक्रमंदाना आवाज़ आई, कैसा रहा आज का अपॉइंटमेंट? डॉक्टर ने क्या कहा? रिपोर्ट्स आ गईं? महविश के चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपनी खुशी को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आरीज, मैं इस वक्त ड्राइविंग कर रही हूँ, इसलिए तफसील से बात नहीं कर सकती। आप बस जल्दी से घर आ जाएं। आज रात का खाना हम दोनों एक साथ खाएंगे। और फिर एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने नरमी से कहा, आज रात हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। महविश ने फ़ोन डैशबोर्ड पर रखा और एक गहरी सांस ली। उसके दिल में खुशी की लहरें उठ रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने मोड़ काटा, अचानक सड़क के बीचों बीच एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। महविश ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाई। गाड़ी का टायर जोरदार आवाज के साथ चीख उठा और महविश का सर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। इससे पहले कि वो संभल पाती, सामने वाली गाड़ी से एक औरत बाहर निकली। महविश ने जब गौर से देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। वो जर्निश थी, अरीस की साहबका मंगेतर, उसकी दूर की कज़न, जो सालों पहले अरीस को छोड़कर बैरून मुल्क चली गई थी और आज उसके सामने अचानक से खड़ी थी। जर्निश ने महविश की गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। महविश ने कांपते हाथों से शीशा नीचे किया। सरप्राइज़ महविश, जर्निश ने एक सर्द और जलील मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम सोच रही होगी मैं इतने सालों बाद वापस क्यों आई हूँ? महविश ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, जर्निश, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह गाड़ी के सामने आने का क्या मतलब है? जर्निश ने अपना रुख मोड़कर गाड़ी की बगली सीट पर रखी फर्टिलिटी क्लिनिक की फाइल पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। मैं रीस की जिंदगी में वापस आई हूँ महविश, और जो मेरा था उसे वापस लेने आई हूँ। मुझे मालूम है तुम दोनों के दरमियान कुछ नहीं बचा, सालों की बेऔलादी और खामोशी। आरिस थक चुका है इस रिश्ते से और वो तुमसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। जर्निश की ये बात महविश के दिल पर तीर की तरह लगी। वो नाजानिस्ता तौर पर अपने पेट पर हाथ रख गई, जहां उसकी जिंदगी से सबसे बड़ी खुशी सांस ले रही थी। डॉक्टर के वो अल्फाज उसके जहन में गूंजे, आपको किसी भी किस्म के तनाव से बचना होगा, ये प्रेगनेंसी बहुत कीमती है,
महविश ने अपने चेहरे पर फैली घबराहट और को जबरदस्ती छुपाया और गाड़ी का शीशा ऊपर करते हुए इंतहाई मजबूती से कहा, आरिस मेरा शौहर है जर्निश, और हमारे दरमियान क्या है ये तुम्हें आज रात पता चल जाएगा। रास्ता छोड़ो। उसने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और जर्निश को पीछे छोड़ती हुई तेजी से निकल गई। लेकिन उसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ चुका था। जर्निश अचानक क्यों आई थी? क्या अरीज वाकई उससे कुछ छुपा रहा था? वो घर पहुंची, कांपते हाथों से दरवाजा खोला, डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए उसके ध्यान में बस एक ही बात गूंज रही थी, उसकी सच बताने की खुशी और जर्निश का बातों का खौफ। दोनों आपस में टकरा रहे थे। रात के 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। महविश ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने आरिस खड़ा था, लेकिन आरिस के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी और परेशानी देखकर महविश के कदम वहीं जम गए। आरिस के पीछे साए की तरह जर्निश खड़ी मुस्कुरा रही थी। आरिस ने महविश की तरफ देखा तो उसकी एक आवाज में एक अजीब सी लर्जिश थी। महविश, जर्निश को एक बहुत बड़ा मसला दरपेश आ गया है कि कुछ दिनों के लिए हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। आरिस के लफ्ज सुनकर महविश के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। जर्निश के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जबकि अरीस की आंखों में शदीद मजबूरी और मुजरिमाना एहसास साफ नजर आ रहा था। महविश ने खुद पर काबू पाते हुए आरिस की आंखों में देखा, हमारे साथ? लेकिन आरिस ये यहाँ क्यों रहेगी? इसका अपना घर, इसका खानदान है। कब इससे क्या आरिस कुछ कहता जर्निश आगे बढ़ी और इंतहाई हमदर्दाना लहजा अपनाते हुए बोली, महविश तुम गलत समझ रही हो, मेरी जान को खतरा है और आरिस के अलावा इस वक्त मेरा कोई मददगार नहीं, तुम तो जानती हो। हारिस का दिल कितना बड़ा है। महविश का दिल चाहा कि वो शोर मचाए, जर्निश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे और हरीश को बताए कि उसके वजूद में अंदर एक नन्ही जान सांस ले रही है, लेकिन डॉक्टर की हिदायत किसी भी किस्म के तनाव से बचना है। उसके जहन में गूंज गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और एक लंबा सांस लेकर खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रात के 2 बजे महविश की आंख खुली तो आरिस बिस्तर पर नहीं था। तशवीश के आलम में वो उठी और दबे पांव कमरे से बाहर निकली। लाउंज में अंधेरा था, लेकिन स्टडी रूम की लाइट हल्की सी नजर आ रही थी। महविश जैसे ही स्टडी रूम के करीब पहुंची तो उसे अंदर से जर्निश और आरिस की सरगोशियां सुनाई दी। तुम कब तक ये खेलोगे आरीस? जर्निश की आवाज में एक तेज धार थी। तुम्हें उसे सच बताना होगा। तुम पागल हो गई हो जर्निश? आरिस का लहजा इंतहाई कशीदा था। महविश को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। अगर उसे पता चला कि तुम यहाँ किसी खतरे की वजह से नहीं बल्कि उस मुआहदे के तहत आई हो जो हमने 3 साल पहले किया था तो वो तबाह हो जाएगी। महविश के कदम वहीं जम गए। मुआहिदा? कैसा मुआहिदा? उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। जर्निश ने एक ठंडा कहका लगाया, मुआहिदा तो मुआहिदा होता है रीस, तुमने मुझसे वादा किया था अगर 3 साल में महविश के यहाँ औलाद नहीं हुई तो तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाओगी और मुझे इस जायदाद का आधा हिस्सा भी दोगे। और अब पूरे 3 साल हो चुके हैं। महविश के हाथों से दरवाजे का हैंडल छूट गया। एक शदीद सदमा उसके जिस्म में दौड़ गया। वो अरीज जिसे वो अपनी दुनिया समझती थी, जिसकी मोहब्बत पर उसे नाज था, वो सालों से उसकी बेऔलादी का सौदा कर रहा था। इसी लम्हे महविश के पेट में एक शदीद दर्द की लहर उठी। उसका दम घुटने लगा और चकरा कर वो फर्श पर गिर पड़ी। गिरावट की आवाज सुनकर आरीज और जर्निश घबरा कर बाहर निकले। आरीज ने जब महविश को बेहोश पड़े देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने झुककर महविश को उठाने की कोशिश की तो उसकी नजर महविश के हाथ से झटक कर दूर पड़ी हुई एक फाइल पर पड़ी। आरिस ने कांपते हुए वो फाइल उठाई तो वो फर्टिलिटी क्लिनिक की आज की रिपोर्ट थी, जिस पर बड़े बड़े हरूफों में लिखा हुआ था, पॉजिटिव, 6 वीक्स प्रेग्नेंट। आरिस का सांस वहीं थम गया। उसने बेहोश महविश की तरफ देखा, फिर रिपोर्ट की तरफ और फिर जर्निश की तरफ, जिसके चेहरे की रंगत अब लम्हों में जर्द पड़ चुकी थी। आरिस ने महविश को गोद में उठाया और जैसे ही गाड़ी की तरफ भागा, महविश की जेब में रखा फोन बज उठा। आरिस ने घबराहट में फोन निकाला। स्क्रीन पर क्लिनिक की सीनियर डॉक्टर का नंबर था। आरिस ने कान से लगाया। डॉक्टर की मुस्तरिब आवाज आई, मिस्टर आरिस, मैं फर्टिलिटी क्लिनिक से बोल रही हूँ। इंतहाई माजरत के साथ आज हमारे लैब सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। हमने मिस महविश को गलत रिपोर्ट दे दी थी। वो हामला नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स तब्दील हो गई थी। आरिस के हाथ से फोन छोड़कर नीचे जा गिरा। एक तरफ बेहोश महविश, दूसरी तरफ झूठी रिपोर्ट का सच और तीसरी तरफ जर्निश का मुआहदा। आरिस एक ऐसे तूफान में घिर चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना बचा था।
فون کے فرش پر گرتے ہی کمرے میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ آریز کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا، ایک طرف گود میں بے ہوش مہوش، دوسری طرف ڈاکٹر کا وہ بھیانک انکشاف، اور سامنے کھڑی زرنش جس کے چہرے پر بھی مکارانہ مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ دیکھا آریز؟ زرنش نے آگے بڑھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، قدرت بھی یہی چاہتی ہے، وہ عورت تمہاری نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اب بس اس ڈرامے کو ختم کرو اور معاہدے پہ عمل کرو۔ عریض نے پہلی بار زرنش کو اتنی نفرت سے دیکھا کہ وہ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ خاموش ہو جاؤ زرنش، انسان بنو، وہ اس وقت بے ہوش ہے، عریض نے چیختے ہوئے مہوش کو کہا۔ گود میں اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگا۔ زرنش بھی اپنی شاطرانہ ارادوں کے ساتھ اس کے پیچھے ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں مہوش کو فوری طور پر منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ شروع کیا جبکہ عریض باہر راہداری میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ زرنش اس کے قریب آئی، اس کا بازو پکڑ کر بولی، آریز اب تم جذباتی ہو رہے ہو۔ جب ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ رپورٹ غلط تھی تو اب تم کس منہ سے کے انتظار میں ہو؟ مہوش کو ہوش میں آنے دو، ہم آج ہی اسے سچ بتا کر اپنے راستے الگ کر لیں گے۔ آریز نے اپنے بال نوچتے ہوئے زرنش کا ہاتھ پرے جھٹکا۔ زرنش، میں تم سے 3 سال پہلے معاہدہ اپنے صرف باپ کے دباؤ میں آ کر سائن کیا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے جائیداد پہ آگ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ لیکن میں مہوش سے محبت کرتا ہوں، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ محبت؟ زرنش نے تندیا کہکا لگایا، اور اگر مہوش کو پتا چلا کہ تم 3 سال سے اس سے اتنا بڑا سچ چھپا رہی تھی تو کیا وہ تم سے محبت کرے گی؟ اسی لمحے ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور سینئر ڈاکٹر باہر نکلی۔ عریض بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ ڈاکٹر مہوش کیسی ہے اور وہ رپورٹ؟ ڈاکٹر نے اپنے دستانے اتارے اور عریض کو ایک تعجب خیز نظر سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، مسٹر عریض، پہلے آپ تک ان سے بات تو سنیں۔ کلینک کے لیب سسٹم میں واقعی گڑبڑ ہوئی تھی اور رپورٹ مکس تھی، اس لیے ہم نے آپ کو فون کر کے بتایا تھا۔ وہ 6 ہفتے کی حاملہ نہیں۔ زرنش نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھا یہ میں نے کہا تھا نا۔ ڈاکٹر نے زرنش کو گھور کر دیکھا اور بات جاری رکھی، لیکن جب ہم نے یہاں اسپتال کے ایمرجنسی الٹرا ساؤنڈ میں مہوش کا معائنہ کیا تو پتا چلا کہ رپورٹ کا غلط ہونا محض ایک اتفاق تھا۔ مہوش واقعی 6 ویک کی نہیں بلکہ 12 ہفتے کی حاملہ تھی۔ عریض کا سکتا ٹوٹ گیا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ کیا کہا آپ نے؟ جی بالکل، ڈاکٹر نے بتایا، مہوش 3 ماہ سے حاملہ ہے اور جڑواں بچوں ٹوئنس کی ماں بننے والی ہیں۔ پہلی کلینک کی رپورٹ غلط تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے کنفیوز کر چکی تھی اور اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ شدید تناؤ اور بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی، لیکن اب بچے اور ماں دونوں بالکل محفوظ۔ زرنش کا چہرہ یوں زرد پڑ گیا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسکی گئی ہو۔ اس کا بنا بنایا سارا کھیل ایک پل میں تباہ ہو چکا تھا۔ اسی وقت ان کے اندر سے مہوش کی آواز آئی، عریض، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عریض اندر بھاگا۔ مہوش ڈرپ لگے ہاتھوں کے ساتھ بستر پر لیٹی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ صرف خوشی کے بلکہ اس تلخ سچ کے جو وہ اسٹڈی روم کے باہر سن چکی تھی۔ عریض اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، مہوش مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سچ بتانے والا تھا، وہ معاہدہ۔ اب مہوش نے اپنا ہاتھ عریض کے ہونٹوں پر رکھ دیا، گہری مضبوط نظر سے دیکھا، میں نے سب سن لیا تھا عریض، اور میں یہ بھی جانتی ہوں تمہاری کیا مجبوری تھی، لیکن آج تمہارا امتحان ہے۔ مہوش باہر کھڑی زرنش کی طرف اشارہ کیا، ٹھنڈے لہجے میں کہا، آج اس اسپتال کے کمرے سے باہر صرف 2 راستے پاتے ہیں، یا تو تم اس معاہدے اور زرنش کو چن کر اس کی جائیداد کے ساتھ چلے جاؤ، یا پھر مجھے ان 2 بچوں کو چن کر اس جھوٹ کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، فیصلہ تمہارا ہے۔ وارڈ کے دروازے پر کھڑی زرنش اور بسکٹر لیڈی مہوش دونوں کی نظریں اب عریض پر جم چکی تھیں۔ عریض کے قدموں تلے گویا آگ جل رہی تھی۔ ایک طرف اس کے باپ کی جائیداد، زرنش کا 3 سالہ پرانا بیک میلنگ کا معاہدہ، اور دوسری طرف اس کی محبت، اس کے کسی ایسا رشتہ، اس کے 2 معصوم بچوں کی زندگی۔ عارف نے اس لمحے کا بھی توقف نہیں کیا کہ میں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں سچ مانی اور محبت کے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ مجھے زرنش اور اس کی معاہدے سے کوئی غرض نہیں، بس تم میری دنیا ہو اور یہ 2 ننھی جانیں میری کل کائنات۔ عارف نے روتے ہوئے انتہائی سچے لہجے میں کہا۔ پھر عارف فوراً کھڑا ہوا، سمجھ کے دروازے پہ کھڑی زرنش کی طرف دیکھا، جس کا لہجہ قدر مہوش کے لیے نرم تھا، زرنش کے لیے وہ اتنا ہی سخت اور سرد ہو گیا۔ زرنش، تم نے سن لیا ہے،
आरिफ ने जर्नलिस्ट की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा ये ड्रामा, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग अब खत्म हो चुकी है। वो कागज का टुकड़ा जाके अदालत में दिखाओ या अपने पास रखो। मैं अपनी बाप की जायदाद 1 रुपया भी नहीं लेने दूंगा तुम्हें। मैं आज इसी वक्त तुमसे और हर मुआहदे से ताल्लुक खत्म करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जबरदस्ती तहरीर का बाहर निकलवा। जर्निश का चेहरा गुस्से और शिकस्त के एहसास से सुर्ख हो गया। उसका बनाया हुआ शातिराना जाल खुद उसके ही अपने गले का फंदा बन चुका था। अरीज ने भी अपनी गलती मानकर इनके रिश्ते का मान रख लिया था। महविश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अरीज का हाथ दबाया। अरीज ने झुककर उसकी पेशानी पर बूसा दिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना महविश कि आज रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। हम अब अपने नए घर जाएंगे जहाँ कोई झूठ और कोई मुआहदा नहीं होगा। महविश ने अपने पेट पर हाथ रखा और एक पुरसुकून सांस लेते हुए मुस्कुरा दी। हाँ अरीज, अब हम चारों एक नए सफर का आगाज करेंगे। ये सब देखकर जर्निश ने एक आखिरी नफरत अंगेज नजर महविश और अरीश पर डाली। बगैर कुछ कहे अपनी ऊंची सैंडल के साथ टिक टिक करती हुई अस्पताल की राहदारी में गायब हो गई।